दोस्तों नमस्कार। चुनावी जीत का मतलब होता क्या है? संसद से सड़क तक आपके हाथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। इस सर्टिफिकेट के जरिए वह तमाम मुद्दे खारिज हो जाते हैं जो उससे पहले उठ रहे थे या चुनाव के वक्त विपक्ष उन मुद्दों को उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था। वह कोई मायने अब रखते नहीं है क्योंकि जनता ने जब मुहर लगा दी कि आप सही हैं, आप ही को हम जिताएंगे, सरकार आप ही चलाइए, तो फिर उसके बाद एनओसी सरकार के हाथ में है। तो भूल जाइए जब संसद के भीतर अडानी कांड के नारे लग रहे थे। भूल जाइए जिस दौर में संसद के भीतर ईडी को लेकर शोर मचता था कि कैसे ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर दबिश डालती है। भूल जाइए उस दौर को जब सीबीआई और ईडी की रेड के साथ साथ आईटी तमाम दस्तावेजों को मांगती थी, बुलाती थी और परेशान करती थी। भूल जाइए उन तमाम परिस्थितियों को जब जिक्र इस देश के भीतर बेरोजगारी का था। भूल जाइए उस दौर को, महंगाई का मतलब होता क्या है। भूल जाइए उस दौर को जब कौड़ियों के मोल पीएसयू इस देश के कॉरपोरेट को और कॉरपोरेट मित्रों को सौंपे जा रहे थे। और भूल जाइए उन परिस्थिति को जब इस बात का जिक्र था कि दरअसल बैंकों का निजीकरण इस देश के भीतर जिन लोगों का पैसा बैंकों में जमा है उसको लेकर कितना बड़ा रिस्क सरकार बार बार लेती है। और इसी दौर में एक नहीं, 3 बड़े बैंक अगर कंगाल हुए तो परिस्थितियां क्या वाकई नाजुक हो चली है? कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आज इन पन्नों को खोलकर आगे बढ़ा जाए और सरकार के हाथ में जो एनओसी चुनावी जीत के बाद का है और प्रधानमंत्री मोदी जब 24 की बिसात बिछा रहे हैं तो उसकी तैयारी में किस किस के सामने कौन कौन सी मुश्किल आने वाली है या इस देश के सामने कौन से बड़े मुद्दे अब खड़े होने वाले हैं, उस दिशा में चलें। उससे पहले हमें लगता है संसद के भीतर के आज के शोर को जरा समझने की कोशिश कीजिए। 2024 की तैयारी किस किस पर भारी पड़ेगी और उसके साथ ही 24 की जीत जब 5 राज्यों की जीत के बाद मान ली गई या परिणामों के बाद 3 राज्यों में हुई जीत के बाद मोहर लग गई कि अब 24 का रास्ता तो आसान है, तो इस फाइल को भी आज खोला जाए उससे पहले पार्लियामेंट के भीतर लगते हुए इस शोर को सुनिए, इसको डिकोड उसके बाद करेंगे। ठीक सुना आपने, तीसरी बार मोदी सरकार। और तीसरी बार का मतलब है कि इस देश में सिर्फ अभी तक एक ही तो प्रधानमंत्री हुए हैं जो 3 बार लगातार देश के प्रधानमंत्री चुनकर आए। नाम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है। और कुछ इसी अंदाज में सरकार और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अब कोई सत्ता से हटा नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 3 राज्यों में एक तरफा जीत मिली और एंटी इनकम्बेंसी कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं जाती है, वो कांग्रेस के खिलाफ जाती है। वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, तब भी एंटी इनकम्बेंसी उसी के खिलाफ रहती है। तो जनता ने एक ऐसी एनओसी हाथ में थमा दी है कि जिसके बाद तमाम परिस्थितियों में इस देश का कॉरपोरेट फलेगा फूलेगा। बाजार के भीतर अब पैसों की आंधी आ जाएगी और इस देश की आर्थिक नीतियां कॉरपोरेट परस्त होकर इस देश के शेयर बाजार से लेकर इस देश के छोटे मोटे किराना दुकान तक को लाभ पहुंचाने की स्थिति में लाकर खड़ा कर देगी। लेकिन कुछ बड़े फैसले इस दौर में लिए जाएंगे। ये फैसले बैंकों के निजीकरण के हो सकते हैं। ये फैसले इस देश में तमाम क्षेत्र और मंत्रालयों को लेकर बड़ी तादाद में मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के हो सकते हैं।
ये फैसले इस देश के भीतर में सब कुछ निजी हाथों में सौंपकर सरकार सिर्फ हाथ में हंटर लेकर चले, जिसके जरिए पॉलिटिकल फंडिंग रुके नहीं और उस फंडिंग के जरिए सरकार का रास्ता 24 में कहीं और ज्यादा खुला और साफ नजर आने लगे। क्योंकि जीत के बाद पहला बड़ा असर कहां पर पड़ा? पहला बड़ा असर इस देश के शेयर बाजार पर पड़ा। और शेयर बाजार आज कुलांचे मारते हुए जिस रफ्तार से आगे बढ़ा, उसने इस बात को बतला दिया कि 2024 तक जो रास्ता सरकार बनाना चाहती है बड़े फैसलों के जरिए, उन फैसलों का असर यह हो सकता है कि 80 से 85 हजार तक का सेंसेक्स 2024 में चला जाए। आज की तारीख में यह 68,865 के सेंसेक्स पर बंद हुआ है शेयर बाजार, यानी तकरीबन 1,384 अंक की बढ़ोतरी आ गई। निफ्टी में भी कमोवेश ये रफ्तार बहुत आगे और तेजी से बढ़ी और वह भी 20,686 पर बंद हुआ। लेकिन सवाल सिर्फ अंकों का नहीं है, सवाल तो कॉरपोरेट का है। और ध्यान दीजिए, पहला बड़ा असर इस देश के बड़े कॉरपोरेट जगत के बढ़ते हुए नेटवर्क और उनके शेयर बाजार पर पड़ा है। अडानी की तमाम 10 कंपनियां जो लिस्टेड हैं, 6% से ज्यादा उनमें उछाल आ गया। अडानी की कंपनियों में पहला बड़ा उछाल सुप्रीम कोर्ट की, याद कीजिए, बीते शुक्रवार के वक्त तब आया था जब उसने फैसला सुरक्षित रखा और खुले तौर पर कहा कि अब सेबी की जांच नहीं, हिडेनबर्ग के मामले का कोई मतलब नहीं, लेकिन फैसला हम सुरक्षित रखते हैं। और उसके बाद जब शेयर बाजार सोमवार को खुला, पिछले सोमवार को, और सोमवार को भी नहीं मंगलवार को खुला, क्योंकि सोमवार को तो गुरु पूर्णिमा थी, उसके बाद 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लाभ अडानी के शेयर को हुआ। अगले दिन तकरीबन 40,000 करोड़ के शेयर का लाभ अडानी को हुआ। और यह फहरिस्त इस चुनाव परिणामों के बाद जो करीब हैं सरकार के कॉरपोरेट, हमें लगता है उसमें एक नाम टाटास का भी लेना चाहिए, क्योंकि टाटास की 5वीं कंपनी है ट्रेंट, जो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार कर गई। यानी टाटास की भी 5 कंपनियां हैं, उसमें टीसीएस पहले नंबर पर है, टाइटन दूसरे नंबर पर है, टाटा मोटर तीसरे नंबर पर है, टाटा स्टील चौथे नंबर पर है और 5वीं कंपनी ट्रेंट है। सवाल शेयर बाजार का, कॉरपोरेट का, इकोनॉमी का जी नहीं, सवाल तो उसके आगे का उस अर्थव्यवस्था में है जिसमें इस देश के तमाम मंत्रालयों के भीतर जो भी बजट है वह बचा हुआ है, उसको इस देश में झोंकना है सरकार के प्रचार के कामकाज को लेकर, जो जरूरी है। लेकिन इसी दौर में अब कोई जरूरी नहीं है जब हाथ में एनओसी हो तो कैबिनेट की बैठक हो, पार्लियामेंट के भीतर बिल लाया जाए। क्या जरूरत है इस बात की? क्यों नहीं फैसले इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर इस तरीके से लिए जाएं जिसमें यह बताना काफी हो जाए कि यह देश अब विकसित हो चला है। और विकसित भारत का सपना कौन नहीं देखना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है। लेकिन दुनिया के तमाम विकसित देशों के भीतर ऐसी गरीबी नहीं है कि मुफ्त में अनाज बांटना पड़े, ऐसी गरीबी नहीं है कि कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है उसमें योजना दर योजना बढ़ती चली जा रही हो। और ऐसा विकसित देश आपको नहीं मिलेगा जहां पर अनइक्वलिटी या असमानता का पैमाना इतना ज्यादा बड़ा हो कि इस देश की जिक्र अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इकोनॉमी के तर्ज पर विकसित राष्ट्र हो और इस देश में लोगों की आय जो है, जो उनकी अपनी कमाई है, वो प्रति व्यक्ति आय नहीं, जो उनकी अपनी कमाई है, उस दायरे में एक गरीब देश के तौर पर भारत की पहचान हो, तो उसे तो बदलना है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की तैयारी पूरी है। दिसंबर के महीने में ही इस देश के सामने विकसित भारत होने का सपना 2047 का प्रधानमंत्री रखने को तैयार है। नीति आयोग ने दुनिया की 6 बड़ी कंपनियों से संपर्क भी साधा और उस दौर में इस देश का पेपर भी तैयार किया। कई निजी कंपनियों ने भारत के भीतर जो काम करते हैं उन्होंने भी बाखूबी सहयोग दिया। और उसके बाद जो विजन पेपर तैयार हुआ है, वो विजन पेपर, उसके सामने अडानी कांड बहुत छोटी चीज है। और इस देश के भीतर में आर्थिक हेराफेरी को पकड़ने के लिए जो ईडी का काम होता है वह भी बहुत छोटी चीज है। क्योंकि दुनिया भर के भीतर फैली हुई शेल कंपनियां हो या दुनिया भर के भीतर
जो इकोनॉमी का रास्ता हो उसमें भारत की इकोनॉमी किस तरीके से छलांग मारकर आगे निकल सकती है, अब तो यह तय होना है। तो उसकी घुट्टी की शुरुआत इसी महीने से होनी है, जब विजन पेपर सामने आएगा और इसके दायरे में इस देश के बैंकों का निजीकरण या विदेशी बैंकों के हाथों भारत के सार्वजनिक बैंकों की खरीद की परिस्थितियां भी आपकी नजरों के सामने सामने आ जाएगी। और उसकी किताब ठीक करने के लिए अभी 6 महीने का वक्त है, यानी 2024 के चुनाव तक बैंकों की बुक ठीक की जाएगी, जो एनपीए के तौर पर 25 लाख करोड़ से ज्यादा इस दौर में रिटर्न ऑफ किया गया, यानी माफी दी गई। अब उस किताब में भी कुछ नया लिखा जाएगा, कुछ पुराना मिटाया जाएगा। यह एक नई परिस्थिति सामने है, जिसमें सबको पता है कि 2024 का चुनाव जीतने के बाद पहला इकोनॉमिक एजेंडा इस देश के बैंकों को लेकर ही सरकार का है। और यह सोच कोई आज से नहीं है। जिस वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली हुआ करते थे, उस वक्त पहली बार सपना देखा गया था कि 2017 तक यह काम हो जाएगा, लेकिन डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी और जीएसटी ने कुछ रुकावट डाली, परिस्थितियां नाजुक होती चली गई और आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां घालमेल करती चली गई। मुद्दे राजनीतिक तौर पर आर्थिक नीतियों को लेकर बनते चले गए। और ध्यान दीजिए तो इस बार भी तो अडानी की गूंज राहुल गांधी के जरिए थी। लेकिन अगला सवाल यह है कि अब अडानी को रोकेगा कौन? और जब मोदी सत्ता इस रूप में आ चुकी है, हाथ में एनओसी है, तो रोकेगा कौन? जो रोकने का जिक्र भूपेश बघेल करते थे कि हम माइंस के क्षेत्र में उन्हें आने नहीं देंगे, और अगर अडानी और छत्तीसगढ़ के बीच कोई खड़ा है तो वह भूपेश बघेल है, तो जनता ने तो मुहर लगा दी कि भूपेश बघेल, हम आपको हरा रहे हैं, आप चले जाइए। और अब हम बीजेपी को ला रहे हैं तो अडानी को ला रहे हैं, उनको आने दीजिए। क्या फर्क पड़ता है इसके बाद? छत्तीसगढ़ की तमाम खदानें अगर अडानी के पास होगी तो क्या फर्क पड़ता है? यह ठीक वैसे ही है जैसे मध्य प्रदेश के भीतर मध्य प्रदेश की सरकार यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार का जो आपसी समझौता है वो एफसीआई के साथ नहीं है। वहां पर उसका समझौता अडानीज के उस हब के साथ है जहां पर अनाज रखा जाता है। उन गोदामों के साथ सालाना समझौता किया हुआ है बहुत पहले से। और यह परिस्थिति देश भर के भीतर आनी है। गहलोत ने तो एक दो समझौते किए जो तकरीबन 63,000 करोड़ के थे, जिसमें सौर ऊर्जा का जिक्र था, जिसमें पवन चक्की का जिक्र था, और जो जमीन दे दी गई उसके जरिए इस बात का जिक्र था कि राजस्थान में भी अडानी तो घुस चुके हैं। लेकिन सवाल है वो उस घुसने को लेकर इतना ही भर सवाल था, और उस दौर में कांग्रेस जवाब देती थी कि असल में प्रतिस्पर्धा के बाद उन्हें इस प्रोजेक्ट को दिया गया, जबकि नौकरियां खूब आएंगी। खेल उल्टा है, उस वक्त भी ना नौकरियां ज्यादा आएंगी जिस क्षेत्र में और जिस प्रोजेक्ट को लेकर उनको दिया गया। लेकिन दूसरा सवाल, अब तो अडानी सड़क पर घुस गए हैं, रेल में चले गए हैं, एयरपोर्ट और पोर्ट के आगे बात बढ़ चुकी है, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर तक बात आ गई है। तो देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगले 10 बरस में जब अडानीज ग्रुप कह रहा है कि 7 लाख करोड़ का इन्वेस्ट हम करने वाले हैं, तो कौन से राज्य होंगे? जाहिर है वही राज्य होंगे जहां पर बीजेपी की सरकार होगी। और बीजेपी की सरकार अब कहां नहीं है, यह बताने के लिए आपको दक्षिण भारत जाना होगा। लेकिन दक्षिण भारत जाने की जरूरत नहीं, इस पूरे के पूरी मध्य भारत का जो पूरी पट्टी है, अगर वहां पर बीजेपी की सरकार अब आ चुकी है तो योजनाओं को कौन रोकेगा? तो वह एक पुरानी और छोटी परिस्थितियां थी जिस दौर में अडानीज को लेकर यह बहस होती थी, या फिर अडानी का जिक्र राहुल गांधी करते थे। अब रोकेगा कौन? यह पहला सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल जो खास तौर से हम ईडी का करना चाह रहे थे, ईडी के जरिए इस देश में जो आर्थिक तौर पर बाहर से जो पैसा आता है वह इस देश की इकोनॉमी पर चोट ना करे, इसको थामने के लिए ही तो पूरी की पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन अब वह भी मायने रखता नहीं है, क्योंकि जिस शेल कंपनियों का जिक्र हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में थी, सुप्रीम कोर्ट आते आते वो सारी रिपोर्ट धराशायी अगर ये कहकर हो गई, इनका कोई मतलब जांच करने की स्थिति नहीं। सेबी तो खुद ही ऐसी संस्था है जो जांच कर लेगी, तो फिर इसमें ईडी की पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट कोई मायने रखती नहीं है। यानी बहुत साफ है, इस देश के कॉरपोरेट्स का जो पूरा नेटवर्थ बढ़ाने का जो पूरा प्रोसेस है, जो अंततः भारत की उस इकोनॉमी में ही जुड़ेगा जिसको $5 ट्रिलियन होना है,
उस $5 ट्रिलियन की दिशा में बढ़ते वक्त वो तमाम नेटवर्क जुड़ते चले जाते हैं, तो क्यों नहीं उसमें रफ्तार लाई जाए। और जब सरकार की सहमति है तो इस पर रोकेगा कौन और कार्रवाई करेगा कौन। नौकरशाही में तो इतनी हिम्मत नहीं है। यह दूसरा प्रयोग होगा राजनीतिक तौर पर। तीसरा प्रयोग 2024 की दिशा की तैयारी जो सब पर भारी पड़ने वाली है, उसमें जाहिर तौर पर अभी तो इंडिया आपस में लड़ता भिड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया तो बना ही इस रूप में था कि कांग्रेस जीतेगी, राहुल गांधी की छवि चमक रही होगी और उस परिस्थिति में वो तमाम छत्रप साथ में होंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट एक झटके में कांग्रेस के साथ है। ये सारे सवाल जवाब तो हो ही रहे थे, लेकिन कांग्रेस की बुरी तरीके से हार ने इंडिया के भीतर सवाल खड़ा कर दिया और छोटे छोटे छत्रप भी जिस अंदाज में निशाने पर बीजेपी को नहीं ले रहे हैं बल्कि कांग्रेस को ले रहे हैं, तो यह बताने के लिए काफी है कि उस इंडिया के भीतर अब यह सवाल नहीं है कि कौन कांग्रेस का विरोध करके बीजेपी के करीब आता हुआ दिखता है या कौन बीजेपी से डरा हुआ है। किसकी चौखट पर कब कौन सी जांच एजेंसी पहुंच जाए और उसकी राजनीतिक जमीन को ही खत्म कर दे, क्यों नहीं उससे पहले अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन को बचाने की जद्दोजहद करनी शुरू कर देनी चाहिए। इसीलिए ध्यान दीजिए कौन क्या बोल रहा है। जी नहीं, इस पे ध्यान मत दीजिए। ध्यान इस पे दीजिए कि राजनीति का जो पाठ इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी पढ़ा रहे हैं और आज भी उन्होंने पढ़ाया, बाहर निकलकर पढ़ाया और बोला कि नकारात्मक और नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए। क्या कहा, हमें लगता है इसको भी आपको सुनना चाहिए, तो एक क्षण के लिए सुन लीजिए। कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें। आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। यानी ध्यान दीजिए, कल तक कांग्रेस, राहुल गांधी या विपक्ष नफरत के नाम पर सत्ता को कटघरे में खड़ा करते थे, प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करते थे। और अब चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी उसी विपक्ष को सीख दे रहे हैं कि नफरत छोड़िए, नकारात्मकता छोड़िए। दरअसल यह मैसेज देश के भीतर भर नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जीत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन्हें मान्यता दिलाती है और उनके साथ खड़े कॉरपोरेट्स को भी मान्यता मिल जाती है। इसीलिए इसी दिन और चुनाव के बाद जब अडानीज ग्रुप यह कहता है कि अब हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 6 कंपनियों के लिए बॉन्ड के जरिए अब पैसा रेज करने वाले हैं और उसमें 80% पैसा विदेश से आया हुआ होगा, यानी जिन विदेशी बैंकों ने और विकसित देशों ने इस दौर में अडानीज को हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद निवेश करना बंद कर दिया था, अब दोबारा पैसे की उगाही हो सकती है। उगाही ना कहें, उनके जरिए बॉन्ड के जरिए पैसा रेज किया जा सकता है। तो यह एक नई फिलॉसफिक इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी निकल कर आती है जब प्रधानमंत्री नफरत और नेगेटिविटी का आरोप सीधे तौर पर विपक्ष पर लगाते हैं। और यह भी एक सवाल है कि ग्रीन एनर्जी, अडानीज स्पोर्ट्स, अडानीज एनर्जी, अडानीज पावर, अडानीज एयरपोर्ट, अडानी रोड्स, इन सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बॉन्ड के जरिए जो कंपनी बॉन्ड होता है उसके जरिए पैसा रेज करने का जिक्र है। अब यहां पर सवाल, जो आखिरी सवाल है कि 24 की दिशा की तैयारी क्या वाकई इतनी भारी जो पड़ेगी वह सिर्फ इंडिया पर पड़ेगी, या सवाल उसके आगे बीजेपी के भीतर का भी है। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हाशिए पर ढकेलने से मौजूदा मोदी शाह की जोड़ी हिचकती नहीं है। नए उम्मीदवारों को खड़ा करके पुराने उम्मीदवारों को बाहर का रास्ता दिखाने से हिचकती नहीं है। हालांकि इसका लाभ भी मिला। एक रिपोर्ट बताएं आपको, मध्य प्रदेश में जो पहली लिस्ट 39 लोगों की जारी की गई थी, जो 39 की 39 सीट बीजेपी हारी थी, उसमें याद कीजिए सबसे पहले 17 अगस्त को वो लिस्ट जारी कर दी गई थी और आज जब रिजल्ट सामने है तो उसमें से 39 में से 26 बीजेपी के बिल्कुल नए उम्मीदवार चुनाव जीत गए। यह मैसेज पार्लियामेंट के भीतर का है, यह मैसेज इस दौर में संसद के भीतर और सरकार के भीतर के मंत्रियों का है। यह इसलिए संदेश है कि इस दौर में जो ब्यूरोक्रेसी में अच्छा काम कर रहे हैं और जो सरकार के अनुकूल है, उनके लिए रास्ता विदेश मंत्री या फिर अर्बन मिनिस्ट्री जो हरदीप पुरी हैं या वहां जयशंकर हैं, उस तरीके से मंत्रालय संभालने के लिए नौकरशाही चाहिए।
पुराने नेता भूल जाएं कि वह सरकार चलाने में उनका कोई योगदान होगा। और अगर हर चुनाव को नए सिरे से नहीं रखा तो लोग पुरानी स्थितियों को याद करते हैं। इसीलिए जो जो पुराने मुद्दे थे उसको भी नए तरीके से सामने रखना है और बड़े निर्णय और बड़े बदलाव करने हैं। वक्त सिर्फ 3-4-5 महीनों का है। इसी दौर में आपको नजर आएगा देश की बदलती हुई इकोनॉमिक परिस्थितियों में लिए जाने वाले बड़े बड़े निर्णय। इसी दौर में आपको नजर आएगा जिस रूप में अयोध्या में अब प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान राम के मंदिर में, उसके बाद की परिस्थितियों में हिंदुत्व के नए ट्विस्ट को भी आप समझ पाएंगे। और इसके साथ ही जो पार्लियामेंट में बैठे हुए सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वह भी समझ लें कि बिल्कुल नए तरीके से कमोवेश हर उस क्षेत्र में और हर उस राज्य में या हर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिल्कुल नए चेहरे निकल कर आने वाले हैं और 50% से ज्यादा आपको चेहरे बदले हुए नजर आएंगे। तो क्या इतने बड़े बदलाव के लिए पार्टी तैयार है? पार्टी तैयार हो या ना हो, लेकिन हाईकमान तैयार है। और हाईकमान की तैयारी का मतलब बहुत साफ है। इस दौर में राजनीति इस लिहाज से साधनी है कि जीत मिलती रहे और हर जीत हर बार बिल्कुल नई लगे। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब लगे सत्ता पुरानी हो गई, और हम सत्ता को पुरानी होने देंगे नहीं। और नीतियां भी अब बिल्कुल नए सिरे से, नए नियम, नए कायदे और नए प्लान के साथ उभर कर सामने आएगी। बस इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।